हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वेरी शॉर्ट के 4 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट के, जिसका पेपर कोड है 1001 LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये हैं आज के हमारे 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सामंड, दूसरा बेंथम, तीसरा मनु, चौथा अरस्तु। इसको इंग्लिश में अरिस्टोटल भी बोलते हैं। सबसे पहले है हमारे सामंड। सामंड पढ़ते हैं। सामंड के अनुसार विधि का अर्थ है नियमों का समूह जो समाज में व्यवस्था और न्याय को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। सामंड कहते हैं जो विधि का मतलब है, विधि का जो अर्थ है वो जो रूल्स हैं उनका एक ग्रुप है जो समाज में न्याय और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद है सामंड के अनुसार विधि के 2 प्रकार हैं। सामंड ने विधि के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है सामान्य अर्थों में विधि, दूसरा है विशिष्ट अर्थों में विधि। सामान्य अर्थों में विधि में कहते हैं कि यह सभी कार्यों से संबंधित नियमों का समावेश है। ये कहते हैं जो सारे कार्य हैं उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड जो सारे नियम हैं उनका समावेश है। इसके बाद ये विशिष्ट अर्थों में कहते हैं कि यह नागरिक विधि है जो किसी देश के नागरिक के प्रति लागू होती है। सामंड कहते हैं जो किसी देश के नागरिक के प्रति लागू होती है, और सामंड जो है वो नागरिक विधि की बात करते हैं। वो जाने जाते हैं अपने नागरिक विधि के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सामंड के अनुसार विधि शास्त्र विधि वही है जो न्याय की स्थापना के लिए न्यायालय द्वारा लागू की जाती है। ऑस्टिन ने इसी विधि को निश्चयात्मक विधि कहा है। सामंड कहते हैं कि विधि वह है जो न्याय की स्थापना के लिए न्यायालय द्वारा लागू की जाती है, और ऑस्टिन ने इसी विधि को, जो सामंड ने बताया है, उसी विधि को निश्चयात्मक विधि कहा है क्योंकि यह राज्य की संपूर्णताधारी द्वारा लागू किया जाता है। कुछ विधि शास्त्री ने इसे स्थानीय विधि भी कहा है या कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद है कि सामंड का विचार है कि नागरिक विधि को निश्चयात्मक विधि या स्थानीय विधि कहना भ्रम है। नागरिक विधि को न तो निश्चयात्मक विधि कहा जा सकता है और न ही स्थानीय विधि कहा जा सकता है। सामंड कहते हैं कि जो नागरिक विधि है उसको ना तो आप निश्चयात्मक विधि कह सकते हैं और ना ही उसे स्थानीय विधि कह सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के लिए बनाया गया है, वेरी शॉर्ट के उद्देश्य से बनाया गया है। ये सिर्फ आपको एक ही पेज में लिखना है और इतना इनफ है जितना मैंने आपको करा दिया है। इसको याद रखने के लिए ये कीवर्ड्स हैं कुछ। सामंड नागरिक विधि का सिद्धांत देते हैं, नागरिक विधि के बारे में बताते हैं, और इन्होंने विधि के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है सामान्य अर्थों में विधि, दूसरा है विशिष्ट अर्थों में विधि। जो सामान्य अर्थों में विधि है इसमें कहते हैं कि विधि वह है जिसमें सभी कार्यों से संबंधित नियमों का समावेश है, और जो विशिष्ट अर्थों में विधि है उसमें कहा है कि विधि जो है वो नागरिक विधि है जो सभी नागरिकों के प्रति लागू होती है, और ऑस्टिन ने उसी विधि को निश्चयात्मक विधि कहा है, और अन्य विधि शास्त्री इसको स्थानीय विधि कहते हैं। इनको याद रखना, ये इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे आप इस पूरे क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन जर्मनी बेंथम। इनका पूरा नाम जर्मनी बेंथम है, लेकिन पेपर में सिर्फ बेंथम लिखा आता है। ठीक है। इनका सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। जर्मनी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 में लंदन में हुआ था। इंग्लैंड के विधायन के इतिहास में बेंथम का इतना महत्वपूर्ण स्मरणीय योगदान है। जो इंग्लैंड का विधायन था उसके इतिहास में बेंथम का याद रखने लायक योगदान है कि उनके समय को बेंथम युग कहा जाता है। जो बेंथम का युग था इंग्लैंड वाला, उसको बेंथम युग कहा जाता है। वे इंग्लैंड के गरीबों, श्रमिकों तथा शोषितों की दशा को सुधारने हेतु सदैव प्रयास करते रहे। उल्लेखनीय है कि बेंथम के पिता एवं पितामह दोनों ही व्यवसाय से वकील थे। जो बेंथम थे, इनके पापा, इनके पिताजी और इनके दादाजी, वो दोनों ही व्यवसाय से वकील थे, और बेंथम को भी विधि तथा विधायन में रुचि होना स्वाभाविक ही था। अब कहते थे ना पहले कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा, और वकील का बेटा वकील बनेगा। इसी तरह से जब इनके घर में वकालत वाले लोग थे तो इसलिए इनकी भी रुचि वकालत में हो गई। वे अत्यंत प्रतिभावान छात्र रहे। वे बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड पर्सन थे। आगे है
और केवल 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद इन्होंने कानून का अध्ययन किया और वकालत करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जल्द ही इन्होंने वकालत को छोड़ दिया। इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन स्नातक कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद इन्होंने वकालत करनी शुरू करी और जल्द ही वकालत को छोड़ दिया था तथा इन्होंने अपना ध्यान विधायन की ओर केंद्रित किया और आगे चलकर स्वयं को एक कुशल राजनीतिक विचारक, विधि एवं समाज सुधारक के रूप में सुस्थापित किया। इन्होंने वकालत छोड़कर राजनीति और विधायन में गए और ये समाज सुधारक के रूप में सुस्थापित हो गए थे। इसके बाद 84 वर्ष तक अपना सुखी सक्रिय जीवन बिताने के बाद 6 जून 1832 में इन महान युग प्रवर्तक वेस्टमिंस्टर में निधन हो गया। आप बस इतना याद रखना कि 84 वर्ष तक इन्होंने अपना सुखी जीवन बिताया और 6 जून 1832 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत। बेंथम अपने उपयोगितावाद सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले हमने इनका परिचय पढ़ा था कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इन्होंने कौन सी पढ़ाई करी थी, ये वकालत में कैसे आए। बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत एक नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि जो कुछ उपयोगी है वही श्रेष्ठ है। जो इनका ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है वह यह बताता है कि जो कुछ उपयोगी है वही सबसे अच्छा है। इसका मूल उद्देश्य लोक कल्याण को प्रमुखता देना है। इसका जो मूल उद्देश्य है, बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत का जो मूल उद्देश्य है वो है लोक कल्याण को प्रमुखता देना। इसके बाद है बेंथम के मुख्य बिंदु, सिद्धांत के मुख्य बिंदु। बेंथम के जो उपयोगितावाद सिद्धांत दिया था इन्होंने, इसके प्रमुख बिंदु है मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देना, सुख और दुख की तुलना करना, उन कार्य को करना जो अधिक सुख और कम दुख की उत्पत्ति करे। बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसमें ये कहते थे कि वे कार्य करने चाहिए जिसमें व्यक्ति को अधिक सुख हो और कम दुख हो। ठीक है, इसके बाद ये इसको याद रखने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जून 1832 में हुई थी। अगर आपको डेट भी याद ना रहे ना तो सिर्फ फरवरी 1748 भी लिख सकते हो और जून 1832 भी लिख सकते हो। इसके बाद 15 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। व्यवसाय से पिता और पितामह वकील थे। जो इनके पिताजी थे और इनके दादाजी थे वो व्यवसाय से वकील थे, इसलिए इनका भी इंटरेस्ट वकालत में आ गया था। फिर है बेंथम ने वकालत शुरू की व शीघ्र ही छोड़ दी। इन्होंने जैसे ही वकालत शुरू की उसके कुछ टाइम बाद ही वकालत को छोड़ दिया था और राजनीति व विधायन की ओर बढ़ गए थे और बाद में इन्होंने समाज सुधारक में पहल की और फिर इनका है उपयोगितावाद का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो कुछ उपयोगी है वही श्रेष्ठ है। इसको याद कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मनु। ये बहुत टाइम से मनु पूछा जा रहा है आपसे। लास्ट मैंने 4 साल के आपको पेपर भी दिखाए हैं, उसमें भी आपने देखा था मनु, बेंथम और ये सामंड आपसे कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। अच्छे से रेडी कर लेना और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए थे उन लॉन्ग क्वेश्चन में से भी वेरी शॉर्ट पूछ लेते हैं। जैसे यथार्थवाद सिद्धांत में से आपसे उन्होंने जस्टिस होम्स पूछ लिया था, आपसे सामाजिक समीक्षा पूछ लिया था, ड्यूगिट पूछ लिया था कि ड्यूगिट कौन है, तो आप याद रखना उनको भी। ठीक है, पढ़ते हैं मनु का परिचय। मनु एक प्राचीन भारतीय विधिवेता और दार्शनिक थे जिन्होंने विधि शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मनु का सबसे प्रसिद्ध कार्य मनुस्मृति है। मनुस्मृति एक ग्रंथ है जो एक प्राचीन भारतीय विधि ग्रंथ है। मनु ने एक ग्रंथ दिया था, कौन सा, मनुस्मृति। और आज के टाइम में ना ये मनुस्मृति बहुत चर्चाओं में है और ये मनुस्मृति जो ग्रंथ है कम से कम 2000 साल पुराना ग्रंथ है। मनुस्मृति में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है जिसमें कुछ प्रमुख विषय हैं। इसमें ये जो मनुस्मृति है इस ग्रंथ में टोटल 12 अध्याय हैं। उन 12 अध्यायों में से कुछ ये हैं विधि और न्याय,
मनुस्मृति में विधि और न्याय के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। फिर है सामाजिक व्यवस्था। इसमें सामाजिक व्यवस्था जैसे कि वर्ण व्यवस्था, परिवार और समाज के अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसके बाद है नैतिकता और धर्म। मनुस्मृति में नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। इसके बाद राजनीति और शासन। इसमें राजनीति और शासन के सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है मनुस्मृति की कुछ आलोचनाएं। मनुस्मृति जो ग्रंथ है इसकी आलोचनाएं की गई थी क्योंकि मनुस्मृति के अंदर जाति व्यवस्था, असमानता या फिर भेदभाव ऐसी बातें की गई थी, तो इसलिए इसकी आलोचना की गई थी। इसका पहला पॉइंट है मनुस्मृति जाति व्यवस्था का समर्थन करती है जो कि एक विवादित विषय है। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था की बात की गई थी, इसलिए ये एक विवादित विषय है। दूसरा पॉइंट है मनुस्मृति समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। इसमें भेदभाव की बात की गई थी जो कि एक महत्वपूर्ण आलोचना है। इसमें लोगों को उनके जन्म, जाति और लिंग के आधार पर अलग अलग अधिकार और कर्तव्य दिए गए थे। जो मनुस्मृति ग्रंथ है इसके अंदर लोगों को अलग अलग अधिकार दिए गए थे। किसके आधार पर? जन्म, जाति और लिंग के आधार पर। इसके बाद मनुस्मृति का विधि शास्त्र से संबंध। अब इसको पढ़ते हैं। मनुस्मृति वास्तव में धर्मशास्त्र और विधि शास्त्र दोनों के बीच एक कड़ी है। धर्मशास्त्र मनुस्मृति को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है जो कि हिंदू धर्म के नैतिक और धार्मिक नियम को निर्धारित करता है। मनुस्मृति के अंदर हिंदू धर्म के नैतिक और धार्मिक नियमों का निर्धारण किया गया है। लेकिन मनुस्मृति में विधि शास्त्र के तत्व भी हैं जैसे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के नियम, अपराध और दंड के नियम और राज्य और शासन के नियम। इसलिए मनुस्मृति को विधि शास्त्र के अंतर्गत भी अध्ययन किया जाता है। मनुस्मृति और विधि शास्त्र। विधि शास्त्र भी व्यक्ति और समाज जीवन की बात करता है, उसके नियम की बात करता है, अपराध के बारे में बात करता है, दंड के बारे में बात करता है, राज्य और शासन के बारे में बात करता है और इन्हीं चीज़ों को मनुस्मृति में भी कहा गया है। अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अरस्तु। ये अरस्तु जो क्वेश्चन है लास्ट 5-6 साल के पेपर में चार बार पूछा गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका परिचय है अरस्तु 384 से 322, 384 से 322 ईसा पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने प्राकृतिक विधि की संकल्पना को विकसित किया। ये जो अरस्तु थे ये आपकी प्राकृतिक विधि जो आपका नेचुरल स्कूल है उससे संबंधित थे। उसके अनुसार प्राकृतिक विधि एक सार्वभौम और अंतिम नियमों का ज्ञान है जो मनुष्य की आंतरिक चिंतन शक्ति से समृद्ध है। अरस्तु के विचार में मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी होने के कारण उसमें 2 स्वाभाविक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पहली इसकी प्रवृत्ति है प्राकृतिक नियमों का अनुसरण, दूसरा है विवेक शक्ति। ये कहते हैं अरस्तु मनुष्य अंग होने के कारण अन्य प्राणियों की भांति प्राकृतिक नियमों का अनुसरण करता है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक प्राकृतिक अंग होने के कारण जो अन्य प्राणी हैं उनकी तरह प्राकृतिक नियमों का अनुसरण करता है, उनका पालन करता है। विवेक शक्ति। मनुष्य में विवेक शक्ति होने के कारण वह प्राकृतिक नियमों को औचित्य के आधार पर परख सकता है। जो मनुष्य के अंदर विवेक शक्ति होती है वह उन शक्तियों का यूज करके प्राकृतिक नियमों को औचित्य के आधार पर परख सकता है, उनकी परख कर सकता है। फिर है अरस्तु के विचार में प्राकृतिक विधि एक नैतिक आदेश है जो मानव की अंतरात्मा की आवाज़ है। यह आदेश मनुष्य की आत्मा से उद्गमित होता है, यानी कि यह जो आदेश है मनुष्य की अंतरात्मा से निकलता है न कि उसके मस्तिष्क से। ठीक है, आगे देखते हैं। अरस्तु ने प्राकृतिक विधि की संकल्पना को तार्किक आधार पर आगे विकसित किया। उनके विचार से मानव 2 अर्थों में प्रकृति का हिस्सा है। अरस्तु मानव को 2 अर्थों में प्रकृति का हिस्सा कहते हैं। प्रथम हिस्सा है ईश्वर की रचना। मानव की निर्मिति ईश्वर से हुई है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य का जो निर्माण है वो ईश्वर से हुआ है, ईश्वर ने किया है। दूसरा है बुद्धि की प्राप्ति। ईश्वर ने मानव को बुद्धि प्रदान की है जिसका
प्रयोग करते हुए वह तर्क के आधार पर उचित अनुचित का निर्णय लेने में समर्थ है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है उसका प्रदान ईश्वर ने किया है और उसको सही व गलत, उचित व अनुचित का निर्णय लेने के लिए समर्थ, उसके योग्य बनाया है। अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक विधि में तर्क, न्याय और नैतिकता के तत्व विद्यमान हैं। वे राज्य निर्मित विधि और प्राकृतिक विधि के भेद का समर्थन करते हैं, परंतु उनके अनुसार जैसे ही राज्य विधि अस्तित्व में आकर प्रवृत्त होने लगता है तब इन दोनों विधियों का अंतर समाप्त हो जाता है।